Hello students, welcome back again. +1 class Geography, Fundamental of Physical Geography, chapter number 11, Water in the Atmosphere, part number 3rd. Okay, we have discussed about in previous part about the relative humidity, absolute humidity, ठीक है, fog, mist, precipitation and about the rainfalls. Okay, today we will discuss about very most important question about the differentiate questions. तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो डिफरेंट वाले क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं इस चैप्टर के, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं उसमें, फिर भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. कंडेंसेशन एंड द इवेपोरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ड्यू एंड ड्यू पॉइंट, फॉग, मिस्ट और प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन. यस, पार्ट नंबर 3rd. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, condensation and evaporation. Very most questions you will write also and send me. Condensation is the process by which water vapor is changed into water. वाटर वेपर है वो पानी में यानी कि वाटर में चेंज हो जाता है, वो कंडेंसेशन होता है. आपको पता है कि वाटर होता है इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर के अप साइड में उठता है, तो उसके बाद में वाष्पीकरण बनने के बाद में फिर ऑटोमेटिकली वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो क्या हो जाते हैं, कूल होने लग जाते हैं और वो वाटर में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये है कंडेंसेशन. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज चेंज टू वाटर वेपर. पानी का वाटर वेपर में चेंज होना. ठीक है. अब सनलाइट से आपको पता है कि जो वाटर होता है वो हीटिंग होता है, और हीटिंग होने से कम्प्लीटली वो क्या होता है, आपको पता है अप साइड में अपलिफ्ट होता है, और वो जो अप साइड में जाता है इवेपोरेट होता है हीटिंग होने के बाद, वो वाटर वेपर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसका है कंडेंसेशन का, कूलिंग ऑफ एयर लीड्स टू कंडेंसेशन. हवा के साथ पूरी तरह से ऑटोमेटिक जो कंडेंसेशन होता है वो कूलिंग होने लगता है, और कूलिंग होने पर ही वो ऑटोमेटिकली वो बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं. इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर फेवर इवेपोरेशन. इवेपोरेशन होगा उसमें हाई टेम्परेचर होगा तभी इवेपोरेशन होगा, यानी कि पानी जो है उसका वाष्पीकरण तभी बनेगा जब हीटिंग होगी. अब अभी मैंने बताया था सनलाइट से ओशन वाटर होता है वो हीटिंग होता है डे टाइम में. ठीक है, इवेपोरेट होता रहता है, तो ये हाई टेम्परेचर है इसका फेवर में होता है जो इवेपोरेशन होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कंडेंसेशन का, दिस चेंज टेक प्लेस फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड कंडीशन. गैसेस होती है, आपको पता है गैसेस क्या था, इवेपोरेशन था. इवेपोरेशन था वो गैसेस था, और वो चेंज किस में हुआ, लिक्विड कंडीशन में हुआ. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा. दिस चेंज टेक्स द प्लेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज. ठीक है. लिक्विड था, वाटर था, ओशन में वाटर था, ऑटोमेटिक वो गैसेस में चेंज हुआ. अब गैसेस है वो चेंज होती है कंडेंसेशन में, तो वो किस में होती है, यानी कि सॉरी गैसेस होती है वो लिक्विड में चेंज होती है, तो किस में होती है, वो कंडेंसेशन में होती है. तो दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट है. ठीक है. इसके अलग अलग पार्ट भी 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. ये डिफरेंस था कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है, चलते हैं इस पर डिस्कस करते हैं. ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. Relative humidity, it is a ratio between the actual amount of water vapor present in air at the temperature and the maximum amount of the water vapor that the air can hold at the temperature. यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और एयर, वो कंप्लीट जितना अमाउंट बनता है वो कंप्लीट एक ही जगह पर ऑटोमेटिकली अपने आप को एक स्थगित या एक ऑटोमेटिक एक ऐसे टेम्परेचर में अपने आप को चेंज कर लेता है जिससे वो एक जैसा ही टेम्परेचर बनने लग जाता है. मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर और जो मिनिमम जो पार्ट होता है जो कि टेम्परेचर का, उन दोनों के साथ मिलने से जो ऑटोमेटिकली जो चेंजमेंट होता है, जो रेशियो बनता है, वो कंप्लीट उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है. फिर दोबारा सुन लीजिए, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. यहाँ तक हो गया. टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर. ठीक है. टेम्परेचर और जो मैक्सिमम अमाउंट वाटर और वेपर होता है, उन दोनों के बीच का जो मिनिमम और मैक्सिमम जो पार्ट है वो कम्प्लीटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी में काउंट किया जाता है. एब्सोल्यूट क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वही होती है कि जो एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिस टेम्परेचर के लेवल में जितना ह्यूमिडिटी इनकी एटमॉस्फेयर में है वो कंप्लीट एब्सोल्यूट होती है. ठीक है. और रिलेटिव होती है, उसमें मिनिमम मैक्सिमम का पार्ट पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, इट इज़ रेशियो बिटवीन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी
एंड द वेपर कैपेसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, ये हमें पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर जो उसका अनुपात पाया जाता है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और जो वेपर कैपेसिटी होती है उसके बीच का जितना भी रेशियो पाया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्षमता के रूप में उसको बनाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द डिफाइंड द वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रति इकाई के हिसाब से पूरी तरह से अपनी वाटर वेपर को अपने वज़न के हिसाब से तोड़ती है। कहने का मतलब हवा में कितनी नमी है, हवा एयर चलती है उसके अंदर कितने वेपर आ रहा है, कितनी ज़्यादा ठंड है, कितनी ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी है, वो ऑटोमेटिक उसके वेट पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनेगी एयर में ऑटोमेटिकली हवाएं होती है वो प्रेशर वाली बनेगी और वेट वाली बनती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट इज़ मैक्सिमम इन द इक्वेटोरियल रीजन। मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल रीजन पर मोस्टली होता है ये, ठीक है। बट इज़ लोवेस्ट इन द हॉट डेजर्ट एरिया। हॉट डेजर्ट एरिया में सबसे कम, न के बराबर। इट इज़ मैक्सिमम और द ओशन, और ये ओशन के ऊपर पाया जाता है जो कि यानी कि एब्सोल्यूट होती है वो। एंड द लोवेस्ट इन द हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ आपने पढ़ा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इक्वेटोरियल रीजन पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होती है वो हॉट डेजर्ट एरियाज़ में होती है। ठीक है, अब हम बात करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो सबसे ज़्यादा पाती है वो ओशन पार्ट में पाएगी, और सबसे कम पाएगी वो हाई प्रेशर एरियाज़, यानी कि जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनता है वहाँ सबसे कम यानी कि ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ड्यू और ड्यू पॉइंट। ठीक है, ड्यू और ड्यू पॉइंट। ड्यू और ड्यू पॉइंट में आप पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से हम बताते हैं। ठीक है, द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें, डिपॉजिटेड ऑन रॉक्स, ग्रास, लीव्स एंड द ग्राउंड आर टर्म्ड एज ड्यू। ठीक है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप देखते हैं ड्यू ओस की बूंदें होती हैं, वो ग्रास पर है और रॉक्स पर है, लीव्स पर है, ग्राउंड में है, वो कई बार हमें मिलती हैं देखने को, तो सब कंप्लीट ड्यू के अंदर काउंट होती है। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वही है कि जो इवेपोरेशन है वो पूरी तरह से किस तरह से अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डाउन कर लेता है। द टेम्परेचर एट विच एन एयर बिकम स्ट्रेचर्ड इज़ कॉल्ड ड्यू पॉइंट। कि टेम्परेचर जब ऑटोमेटिकली लो होने लगता है और जो एयर्स होती है वो धीरे धीरे अपने आप को कूलिंग करने लग जाती है, तो उस समय वो ड्यू पॉइंट बनता है। ओस बनने का जो यानी कि जो पॉइंट है वो उस समय बनता है। ड्यू पॉइंट होने पर ही ड्यू होती है। ठीक है, अब ड्यू का पॉइंट नेक्स्ट सेकंड, एयर नियर द ग्राउंड इज कंडेंस्ड टू फॉर्म ड्रॉप्स। जो ग्राउंड के पास जितनी भी जो एयर होती है, ठीक है ना, हवा होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ड्रॉप्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड पाएगी आपको। यानी कि ड्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे सनलाइट होती है सुबह सुबह तो सनराइज होने लगता है, तो जो ड्यू पॉइंट्स होते हैं ग्राउंड पर जो जमा रहते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली एवोपरेट होने लग जाते हैं और ड्रॉपलेट्स वहाँ से ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि हीटिंग होगी धीरे धीरे, उसके बाद वो ख़त्म होने लग जाती है। तो एयर है नियर द ग्राउंड इज़ कंडेंस्ड टू द फॉर्म ड्रॉप्स। ड्रॉप्स से ऑटोमेटिक ही ग्राउंड का जो पार्ट है वो बिल्कुल एयर का है वो नमी वाला बन जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा बूंद जो ओस जमा होगी तो ऑटोमेटिक नमी बन जाती है। ड्यू पॉइंट्स का क्या था पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ एयर बिगिनस एट द टेम्परेचर। आपको अच्छी तरह पता है कि टेम्परेचर के कम और ज़्यादा होने पर ऑटोमेटिक ही जो ड्यू पॉइंट है वो ऑटोमेटिक शुरू होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कंडेंसेशन ऑफ एयर बिगिनस एट द टेम्परेचर, टेम्परेचर के लो और हाई होने पर ऑटोमेटिक ही जो ड्यू पॉइंट्स बनते हैं वो कंडेंसेशन हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, संघटन हो जाता है, उनका संघनन हो जाता है। फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ ड्यू आर नोन एज फ्रॉस्ट। आपको पता है कि जमी हुई बूंदें होती है वो ऑटोमेटिक फ्रॉस्ट हो रहे हुए कोहरा जिसको बोल देते हैं, ठीक है, कोहरा फ्रॉस्ट। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज़ 100%। आपको पता है कि ह्यूमिडिटी जब भी होती है जब ड्यू पॉइंट कंप्लीट 100% पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है फॉग और मिस्ट, जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, कुछ पॉइंट है फॉग एंड मिस्ट। फॉग कोहरा, और जो कोहरे का जो मिश्रण होता है, ठीक है, वो फॉग ही होती है, बिल्कुल हल्की होती है, कहने का मतलब ये कहेंगे हम, जिसको धुंध कह सकते हैं एक प्रकार से। फॉग कोहरा होता है, ठीक है, जिसमें विजिबिलिटी बहुत कम होती है, इसमें विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा हो सकती है किलोमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट यस, फॉग इज़ कंडेंस्ड वाटर वेपर हैंगिंग इन द एयर। ठीक है, हवा में लटकती हुई जो बूंदें होती है वाटर वेपर होती हैं
वो कंडेंस्ड होती है और ऑटोमेटिकली वो फॉग कर देती हैं। मिस्ट थिन फॉग इज़ कॉल्ड मिस्ट, ठीक है। जो फॉग का हल्का पार्ट एरिया है, बिल्कुल हल्का है, दूर तक विजिबिलिटी बन रही है, तो उसको हम मिस्ट कह देते हैं। द विजिबिलिटी इज़ लेस देन 200 मीटर, क्लियर। फॉग में विजिबिलिटी होती है 200 मीटर से भी कम हो जाती है, और इसमें क्या है, विजिबिलिटी इज़ मोर दैट 200 मीटर, 200 मीटर से भी ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, तो उसको मोस्टली यानी कि धुंध के रूप में कह सकते हैं। फॉग इज़ फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर ऑन द डस्ट पार्टिकल, और ये भी क्लियर है, फॉग तभी बनता है जब डस्ट पार्टिकल एयर में ज़्यादा होते हैं, तब ऑटोमेटिकली फॉग बनता है, ठीक है। मिस्ट है वो मिस्ट फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर वेट बाय द रेडिएशन, और जब ऑटोमेटिकली एयर ठंडी होने लगती है, कूलिंग होने लगती है, तो उससे ऑटोमेटिकली वो धुंध बनना शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, प्रिसिपिटेशन एंड रेनफॉल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। यू विल राइट ऑल्सो प्रिसिपिटेशन एंड द रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल ही उसका एक रीजन है, बट प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, हेल होते हैं, स्नो फॉलिंग होती है, ठीक है, सॉलिड में होती है, मोस्टली लिक्विड में भी होती है, बट रेनफॉल ऑलवेज इन लिक्विड होती है, अभी आपको बताएंगे। इट इज़ द कलेक्टिव नेम गिवन टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द रिलीज ऑफ मॉइस्चर आफ्टर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद में जितना भी मॉइस्चर बनता है उसकी डिफरेंट फॉर्म है, उसी को नाम दिया गया है प्रिसिपिटेशन, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। प्रिसिपिटेशन हैज़ टू फॉर्म, लिक्विड एंड सॉलिड। रेनफॉल, स्नो, हेल, दीज आर द कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रिसिपिटेशन, ठीक है। अब रेनफॉल इज द टाइप ऑफ द प्रिसिपिटेशन व्हेन मॉइस्चर फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि लिक्विड में जब लिक्विड सिस्टम से ड्रॉपलेट्स पूरी तरह से वाटर की जो अर्थ पर गिरती है, ठीक है, तो वो मॉइस्चर होने के बाद में उसको हम रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेनफॉल व्हेन क्लाउड पार्टिकल्स ग्रो हैवी दे फॉल एज रेन ड्रॉप इन लिक्विड फॉर्म। आपको पता है कि जो क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा गहरे होने लग जाते हैं, तो ठीक है, वो डाउन में आने लग जाते हैं, और डाउन में होने पर आपको पता है कि जो रेनिंग वाले जो क्लाउड होते हैं वो काफ़ी डाउन होते हैं, और उनके अंदर से जो लिक्विड फॉर्म होती है ऑटोमेटिक गिरने लगती है। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर कन्वर्जेंस, रिलीफ, और आप पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, जो कि इक्वेटोरियल सिस्टम में है, ठीक है। यहाँ तक का है आपका ये टॉपिक। ओके, बाय।